नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। जैसे जैसे 2022 नजदीक आ रहा है, यूपी की सियासत तेजी से बदलती जा रही है और इस बीच नेताओं की परीक्षा भी हो रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि 18 अक्टूबर की परीक्षा में कौन फेल हुआ और कौन हुआ पास। योगी नीति विपक्ष पर कैसे भारी पड़ी, नेताजी मुलायम सिंह पर हफ्ते किसे बीजेपी होने का आशीर्वाद देते हैं और क्यों वैसी मुसलमानों से कह रहे हैं कि एकजुट होकर उन्हें वोट दे। सबसे पहले देखिए कि यूपी विधानसभा में योगी नीति विपक्ष पर भारी कैसे पड़ी। डिप्टी स्पीकर के चुनाव में कुल 368 वोट पड़े, जिसमें से बीजेपी को 304 वोट मिले। कम संख्या होने के बाद चुनाव में उतरी समाजवादी पार्टी को 60 वोट। 304 वोट पाकर बीजेपी के नितिन अग्रवाल डिप्टी स्पीकर चुन लिए गए। इस जीत पर सीएम योगी ने कहा कि 2022 की तस्वीर है। विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि अब समाजवादी पार्टी को परिवारवाद से बाहर निकल जाना चाहिए। सदस्यों को नहीं पचा पाती है अंतर विरोध, क्योंकि अंतर यही है, कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी होती है और हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है। ये जो अंतर है, ये अंतर ही आज यहां पर इस निर्वाचन के लिए बाध्य की है। हमें नहीं भूलना चाहिए, इन सभी युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हमने अभी मंत्री बनाए हैं साथ, आपने देखा होगा सब युवा चेहरे हैं। बीजेपी की जीत पर सीएम योगी ने अपने उम्मीदवार को बधाई दी, तो वहीं एसपी के उम्मीदवार का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने ही विधायक को धोखा दिया है। अगर यह नाम 4 साल पहले, 3 साल पहले समाजवादी पार्टी सदन के सामने रखी होती तो मुझे लगता है कि आज जो धोखा आप लोगों ने नरेंद्र सिंह वर्मा जी के साथ किया है, धोखा उनके साथ संभवतः नहीं होता। और मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि आप लोगों ने धोखा किया है। ये चुनाव इतना आसान नहीं था। यूपी विधानसभा में 37 साल बाद डिप्टी स्पीकर चुनाव में और आजमाइश देखी गई। पहली बार यूपी में 1984 में वोटिंग से डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ था। विपक्ष ने योगी सरकार पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया। वोटिंग के दौरान विधानसभा के अंदर कई तस्वीरें देखी गई। एक तरफ कांग्रेस ने वोटिंग का बहिष्कार किया, तो कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने मतदान कर अपना बागी तेवर दिखाया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता हंगामा करते दिखाई दिए और बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगाया। यूपी विधानसभा में 37 साल बाद डिप्टी स्पीकर का चुनाव। उन्नीस के बाद 2021 में डिप्टी स्पीकर के लिए हुई वोटिंग। श्री नितिन अग्रवाल निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। यूपी विधानसभा के सियासी इतिहास में इस वोटिंग को शक्ति परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने सरकार पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगाते हुए चुनाव को टालने की मांग की। अगर इस इतिहास का काला अध्याय देखा जाए तो ये सबसे बड़ी बुरी बात है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर विचार हो, पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग एक साथ बैठक हो, कोई निर्णय सर्वसम्मत से हो। इसलिए आज का जो उपाध्यक्ष का चुनाव है इसको आप टाल दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। अखिलेश सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।
परंपरा हमने नहीं तोड़ी। पहले परंपरा इस विधानसभा की यह है कि हमेशा उपाध्यक्ष का चुनाव होता रहा है। मान्यवर 2007 से लेकर 12 तक जो सरकार यहां पर थी, उस समय भी ये अनिर्णय के शिकार थे। उस समय भी इन्होंने कोई कैंडिडेट तय नहीं किया। 2007 से लेकर 12 तक 5 साल तक ये कोई कैंडिडेट नहीं तय कर पाए। नतीजा ये हुआ कि उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। मान्यवर 2012 में एक जो सरकार आई मान्यवर, उन्होंने भी कोई अपना तय नहीं किया कैंडिडेट। तो परंपरा तो पहले से तोड़ी गई, उपाध्यक्ष का चुनाव न करा के। संसदीय कार्य मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष पर डिप्टी स्पीकर का चुनाव न कराने और पिछले 4.5 साल में इसको लेकर कोई बातचीत नहीं करने का भी आरोप लगाया। हमने कहा तो नहीं परंपरा, हमने तो 4.5 साल ये इंतजार किया कि मान्यवर ये कोई कैंडिडेट दे दे तो हम उसका चुनाव कर दें। जब ये अनिर्णय के शिकार हुए, इनके आपस में इतनी गुटबाजी थी जिसमें सिर्फ उठौल की वजह से कैंडिडेट नहीं तय हो पाया और इसलिए कैंडिडेट नहीं तय कर पाए। कैंडिडेट जब ये तय नहीं कर पाए, इसलिए मान्यवर हमने ये जिम्मेदारी निभाई और हमने कहा कि आने वाली पीढ़ी ये देखेगी कि हमारे जमाने में भी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। इसलिए मान्यवर हमने 4.5 साल के बाद भी उस परंपरा का भी निर्वाह किया और अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वाह किया। 1984 के बाद से यूपी विधानसभा में एक परंपरा चली आ रही थी। उस परंपरा के तहत विधानसभा अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष के पास रहता था और उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को दिया जाता रहा। 37 साल तक डिप्टी स्पीकर पद के लिए चुनाव नहीं हुए और इसी का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष वोटिंग कराने का विरोध कर रहे थे। तो उस समय चुनाव हुआ ही नहीं, तो फिर परंपरा का विरोध कैसे हुआ? एक मिनट सुन लीजिए कि माननीय बहुमत समाज पार्टी की जब सरकार थी, उसमें उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। बाद में कह लीजिएगा। माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, आप दोनों लोग उसमें उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। और माननीय मुलायम सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल जी को निर्विरोध उपाध्यक्ष बनवाने का काम किया। ये है परंपरा, ये है परंपरा। वोटिंग कराने और नहीं कराने को लेकर काफी देर तक विधानसभा में हंगामा होता रहा। संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। परंपरा पहले 2007 से लेकर 2012 तक तोड़ी गई। तब ये कहां थे मान्यवर? ये 5 साल तक उस वक्त भी कैंडिडेट ये नहीं तय कर पाए, इसलिए चुनाव नहीं हुआ। बसपा चुनाव कराने को तैयार थी। हम सदन में साक्षी है मान्यवर, हम साक्षी है मान्यवर। बसपा चुनाव कराने को तैयार थी, लेकिन ये अपना कैंडिडेट तय नहीं कर पाए। उस वक्त परंपरा टूटी गई। समाजवादी पार्टी ने वोटिंग रोकने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद शय और मात का सियासी खेल शुरू हो गया और मैदान में डिप्टी स्पीकर के पद के लिए बीजेपी ने नितिन अग्रवाल को आगे किया तो समाजवादी पार्टी ने महमूदाबाद सीट से विधायक नरेंद्र वर्मा को उतार दिया। वोटिंग से पहले कांग्रेस चुनाव का विरोध करते हुए वॉक कर गई, लेकिन सियासी हलचल उस वक्त बढ़ गई जब कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह सदन में ही रुक गई। अदिति सिंह अपना बागी रुख दिखाते हुए कांग्रेस के फैसले के खिलाफ गई। वोटिंग से पहले उन्होंने सीएम योगी के पास बैठे संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से बातचीत की और फिर मतदान किया। वोटिंग के दौरान अदिति सिंह काफी देर तक सदन में ही मौजूद रही। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है? मात्र 2 महीने के लिए उपाध्यक्ष का चुनाव क्या संदेश देना चाहती है? ये सरकार अगर महंगाई पर चर्चा करती, ये सरकार अगर बेरोजगारी पर चर्चा करती, ये सरकार अगर कानून व्यवस्था पर चर्चा करती, तब तो लगता है कि विधानसभा सत्र बुलाने का कोई मतलब है। डिप्टी स्पीकर पद के लिए वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप लगाए। जो माननीय राम गोविंद जी ने कहा कि उसको बीच में बेल में रखने की बात हुई थी, पक्ष विपक्ष के बीच में जो जगह है उस जगह पर बैलेट बॉक्स रखा जाएगा, लेकिन जानबूझ करके सत्ता पक्ष की बेल्ट पर रख दिया। और माननीय राम गोविंद जी ने आपत्ति की, इसके बाद भी नहीं सुनाई हो रही। कैप्चरिंग करके संदेश देना चाहते कि हमने जीत लिया। कहाँ जीत लिया भाई तुमने? विपक्ष के पद को तुम सत्ता पक्ष को दे दोगे?
भले ही विपक्ष ने वोटिंग का विरोध करते हुए हंगामा किया, लेकिन सदन में सभी विपक्षी दलों के विधायकों की संख्या मिलाने के बाद भी इतने नंबर संख्या नहीं है कि डिप्टी स्पीकर को जिता सके। इसके बावजूद एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए उम्मीदवार उतार दिया। समाजवादी पार्टी जानती है कि वो इस पद को जीत नहीं पाएगी, क्योंकि विधानसभा की 403 सदस्यों में से कुल 396 निर्वाचित सदस्य हैं। इनमें बीजेपी के 304 विधायक हैं, जबकि सपा के 49 सदस्य हैं। अपना दल एस के पास 9 विधायक हैं और 1 विधायक रालोद से छोड़कर आए हैं। बसपा के 16 विधायक हैं, जिनमें से करीब 10 विधायक बागी हैं। कांग्रेस के पास 7 विधायक हैं, जिनमें से 2 बीजेपी के समर्थन में हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 4, निषाद पार्टी के 1 और निर्दलीय 3 हैं, जबकि 7 सीटें अभी खाली हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी ने सियासी संदेश देने के लिए अपना कैंडिडेट उतारा, लेकिन इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में बीजेपी के 8 विधायकों ने एसपी के लिए क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस के अदिति सिंह ने भी बाकी रुख दिखाया और मतदान किया। क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी के नितिन अग्रवाल को डिप्टी स्पीकर चुन लिया गया और इस तरह से बीजेपी 2022 से पहले एक और संग्राम जीत चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन के साथ अनामिका सिंह की रिपोर्ट। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया है कि यूपी में प्रसपा की मदद से ही 2022 में सरकार बनेगी। बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने फुल प्रूफ प्लान के तहत काम करने का ऐलान भी किया है। आखिर ये प्लान क्या है? बीजेपी को हराने के लिए भतीजा विजय रथ पर और चाचा सामाजिक परिवर्तन रथ पर सवार होकर जनता के बीच जा रहे हैं। अठारह अक्टूबर को जब शिवपाल का रथ जालौन पहुंचा तो उन्होंने एक बार फिर गठबंधन का राग अलापा और बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। जालौन में भी शिवपाल यादव ने एसपी से गठबंधन करने की बात कही और कालपी से अपनी पार्टी के नेता को जिताने की अपील की। साथियों, एक हो जाना, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत करना और जिसे भी हम यहाँ से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को टिकट दे दें, जिसे प्रत्याशी बनाए उसे जिता लेना। नन्नू राजा हैं, कुशवाहा जी हैं, ये हैं, इनको जिता लेना। जिसे भी हम प्रत्याशी बनाए उन्हें जिता लेना। शिवपाल की रथ यात्रा जब कानपुर में थी तो वहां पर उन्होंने कहा था कि वो हर नेताजी मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेने जाते हैं। शिवपाल ने दावा किया कि मुलायम सिंह उनका प्रचार करेंगे और बिना प्रसपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए 75 जिलों में 7 चरणों में परिवर्तन रथ यात्रा जारी रहेगी। नेताजी से हम मिलते हैं, हर हफ्ते मिलते हैं, जैसे ही दिल्ली जाते हैं तो मिलते हैं। नेताजी हमारे साथ हैं, नेताजी हमारे साथ हैं। नेताजी का पूरी तरह से आशीर्वाद है, और नेताजी हमारा प्रचार भी करेंगे। 2022 के चुनाव में प्रसपा का कितना असर देखने को मिलेगा? प्रसपा का मैंने कहा कि बिना प्रसपा के जहां प्रसपा होगी वहीं सरकार बनेगी। शिवपाल यादव महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार को घेर रहे हैं और बार बार गठबंधन को मजबूत करने की अपील भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से एकजुट होकर वोटिंग करने की अपील की है। ओवैसी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मुसलमानों को अपनी वोट की ताकत का पहचानना होगा। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बारिश के बीच ओवैसी गाजियाबाद में सभा को संबोधित कर रहे थे। बीच बीच में लोगों से सवाल कर रहे थे। ओवैसी ने मुसलमानों से पूछा कि बीएसपी-एसपी गठबंधन को वोट देने के बाद भी उनके उम्मीदवार गाजियाबाद में क्यों हार गए। पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी और बीएसपी ने मिलकर मुकाबला किया। क्या आपने
पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी को वोट दिया, क्या योगी को वोट दिया? लेकिन कैसे बीजेपी कामयाब हुई बताइए? ओवैसी ने मुसलमानों से आह्वान किया कि अब वक्त खुद के नेता चुनने का है। अपना विधायक होगा तो कोई समस्या नहीं होगी। मजलिस पार्टी का विधायक चुना जाएगा, समस्याओं से लड़ने में ताकत मिलेगी। इस विधानसभा के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की ताकत इन तमाम पार्टियों को नजर आ जाएगी। अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के अपने करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपकी ताकत की और आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर आने वाले विधानसभा में मजलिस के अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ओवैसी ने जेलों में बंद मुसलमान कैदियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपी में 19% मुसलमान हैं, लेकिन जेलों में उनकी संख्या 27% है। इसीलिए एकजुट होकर वोट करें और यूपी में अपनी स्थिति मजबूत करें। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है, हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है और 9% को ज्यादा का मुख्यमंत्री बनना। कितने ठाकुर है योगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ये आपको सोचता है, आपको फैसला करना है। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने ओवैसी पर धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा है कि ओवैसी को समझ नहीं आ रहा है कि राजनीति कैसे करनी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर जिस तरह से काम किया है, इसके लिए आज हर जाति, वर्ग, मजहब के लोग, हर आयु वर्ग के लोग आज भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को यह फार्मूला समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो जातिवाद, मजहब के आधार पर कैसे तुष्टीकरण करके, गोलबंदी करके वोट हासिल किए जाए, केवल इसके समीकरण ही समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सर्वस्पर्शी कार्य के बारे में उनको शायद अंदाजा भी नहीं है।